Hello everyone, welcome to TCS Academy. I am कल्याणी उपाध्याय, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो चलिए जो हम PYQ की सीरीज कंटिन्यू करते हैं उसका एक और PDF लेके आए हैं, एक और वीडियो लेके आए हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम तो 29 को ही है, तो हम धीरे धीरे PYQ की एक दो सीरीज रोज लगाते रहेंगे तो हमारा बेस्ट प्रिपरेशन रहेगा और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UGC नेट JRF क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। ठीक है, तो JW डुगलस की बुक क्या है, द होम एंड द स्कूल। D.H. हार्गेविस की बुक क्या है, सोशल रिलेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल। बॉल्स एंड गिंटिस की बुक क्या है, स्कूलिंग इन अ कैपिटलिस्ट अमेरिका। इवान इलिच की बुक कौन सी है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। इवान इलिच की बुक क्या है, डी स्कूलिंग सोसाइटी। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। थोड़ा स्पेस नहीं हो पाया लेकिन आप समझने का ट्राई करिए। डुगलस की बुक कौन सी है, द होम एंड द स्कूल। हार्गेविस की बुक कौन सी है, सोशल रिलेशन इन अ सेकेंडरी स्कूल। बाउल्स और जिंटिस की बुक कौन सी है, स्कूलिंग इन अ कैपिटलिस्ट अमेरिका। इवान इलिच, डी स्कूलिंग सोसाइटी। ठीक है, ये यूनिट 3 में जो एजुकेशन का टॉपिक मेंशन है एजुकेशन को जो हम पढ़ते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से, तो उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। थिंकर्स दिए हुए हैं, उनसे हमें बुक्स मैच करनी है। ये तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इवान इलिच का डी स्कूलिंग सोसाइटी। इससे लगभग बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इवान इलिच की डी स्कूलिंग सोसाइटी से। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया ये आपको? कुछ नहीं था, सिंपली ऑथर्स को उनकी बुक्स के साथ मैच करना रहा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेट अ सेकंड। हाँ, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्युलराइजेशन प्रोसेस। सेक्युलराइजेशन प्रोसेस की कौन सा एस्पेक्ट नहीं है? क्वेश्चन में को ध्यान से पढ़िए, नॉट लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन का निजीकरण हो रहा है, धर्म का निजीकरण। सेकेंड, राइजिंग लेवल ऑफ मेंबरशिप ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप बढ़ रही है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की। लॉस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। बिलीफ इन मैजिक एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस। किस पे बिलीव करते हैं, मैजिक एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस पे। ऑप्शन देख लेते हैं इसको, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए एंड डी, ए एंड सी, बी एंड डी, सी एंड डी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, अगर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप बढ़ेगी तो सेक्युलराइजेशन में नहीं आएगा, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिलीजन ये आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्युलराइजेशन का मेन मोटिव ही होता है कि रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर में रखा जाए, ना कि पब्लिक स्फीयर में, स्टेट के साथ उसको रिलेट ना किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट सही है, तो ये नॉट में नहीं आएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप बढ़ना, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्या बात की जा रही है कि रिलीजन को पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर से अलग कर दिया जाए, इसको सेपरेट रखा जाए, तो ये सेकुलराइजेशन का पार्ट है, तो आंसर में नहीं आएगा। जी क्या बोल रहा है, बिलीफ इन मैजिक एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस। मैजिक और सुपरनेचुरल फोर्सेस पे बिलीव करना, ठीक है, भरोसा करना, डेटीज वगैरह, डेटीज, गॉडेस, गॉड, ये सब पे बिलीव करना जो सुपरनेचुरल है, सुपरनेचुरल स्फीयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी एंड डी। सो द राइट आंसर विल बी बी एंड डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड डी। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? धर्म का निजीकरण, धार्मिक संगठनों की सदस्यता में वृद्धि, धार्मिक संगठनों का सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव कम होना, जादू और अलौकिक शक्तियों में विश्वास। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को?
चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द ओपन डिस्टेंस एजुकेशन किसकी बात कर रही है? जो हम डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इग्नू हमें डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एज ऑफर्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ formal continuing education, informal continuing education, informal adult education, informal supplementary education। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है, हम जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, ठीक है, वो किस में आता है? फॉर्मल लर्निंग में आता है, इनफॉर्मल लर्निंग में नहीं आता है। तो इनफॉर्मल वाले सारे गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर विल बी फॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मल कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ठीक है, जिनको नहीं समझ आए इंग्लिश में वो हिंदी वाला देख लीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली मुक्त दूरी शिक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा औपचारिक सतत शिक्षा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में भी नॉट दिया है, ध्यान से पढ़िए। Which of the following are not included in TK Women's dimension of communalism? TK Women's डायमेंशन देते हैं कम्युनलिज्म के, तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करने का टाइम ट्राई करिए, मैंने आपको टाइम दिया है। ऑप्शंस क्या क्या है? एसिमिलेशनिस्ट, वेलफेयरिस्ट, रिट्रीटिस्ट, सॉरी, सेपरेटिस्ट, सक्सेसनिस्ट, रिवॉल्यूशनिस्ट। बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशनिस्ट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशनिस्ट। सॉरी, ऑप्शंस क्या क्या है? आत्मसातीकरणवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, पृथकतावादी, पृथकतावादी में भी ये थोड़ा गलत है, क्रांतिकारी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ, क्रांतिकारी। ऑप्शंस क्या क्या है? ए एंड बी, बी ओनली, एफ ओनली, ए एंड डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एफ ओनली। रिवॉल्यूशनिस्ट की बात टीके वुमेन्स नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? एक बुक दी गई है, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी। बताना हमें कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, हिंदी वर्जन देख लेते हैं। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? टी सेन इन, एस.सी. दुबे, मॉरिस ऑपलर, एरिक वॉल्फ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? टी सन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे? टी सन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? विच वन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? HDI जो होता है उसमें से ये 4 पैरामीटर्स दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, नेशनल पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण का स्तर। तो ये तीनों तो सही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सही है, एजुकेशन लेवल भी देखता है वो, पर कैपिटा इनकम भी देखता है। तो क्या नहीं देखता है? लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन किस स्पीड से हो रहा है, इसका HDI से कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन विथ HDI। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अब बुक का नाम दिया है द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट एंड फेमिनिज्म इन इंडिया। बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ डूइंग, एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट फॉर वुमेन्स राइट एंड फेमिनिज्म इन इंडिया। हमें बताना है कि इसके ऑथर कौन है? राधा कुमार, कारिया कपाडिया, मधु किश्वर, मैरी जॉन। ये वेल नोन फेमिनिस्ट है जो चारों नाम मेंशन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कुमार। आंसर विल बी राधा कुमार। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक के नाम दिए, हमें ऑथर के नाम उनको बताने हैं। अकॉर्डिंग टू मर्टन, बुक्स और ऑथर्स देख के जाइए, ये हमसे मैच द कॉलम में भी एक तरफ बुक्स मेंशन कर सकते हैं, एक तरफ ऑथर्स, तो हमें मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाइए आप, स्पेशली बुक्स एंड ऑथर्स वाले। अकॉर्डिंग टू मर्टन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। जो उन्होंने CI ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट दिया है, CIRRR, इनमें से बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। इनोवेशन, रिट्रीटिज्म, रिचुअलिज्म, रिबेलियन, इनोवेशन, रिट्रीटिज्म, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आई पीछे है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें आई पीछे। इन दोनों ऑप्शन में आप देखिए, ये दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे। इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रिबेलियन। फिर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इनोवेशन, रिट्रीटिज्म, रिचुअलिज्म, रिबेलियन। सबसे पहले कौन से आते हैं, रिचुअलिज्म वाले, तो राइट आंसर विल बी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी देख ले। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, यूनिट सेकंड का रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, हाइपोथेसिस। मैंने जब वो 10 डेज स्ट्रेटेजी 10 डे टिप्स वाला वीडियो बनाया था तो मैंने कुछ बताया, मैंने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग, ट्रायंगुलेशन, ये सब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स को थॉरली पढ़ के जाइए, जैसे कि PYQs में हम देख सकते हैं। हाइपोथेसिस दैट सजेस्ट नो रिलेशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स है उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस मतलब नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अगर रिलेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। इफ अगर रिलेशन रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। दो वेरिएबल्स के बीच अगर रिलेशन नहीं है तो वो नल हाइपोथेसिस है, अगर रिलेशन रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोटेशन दिया है, हु सेड आई स्टार्टेड रिसर्च एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वर, as I became accepted into the community I found myself becoming almost a non-observing participant। किसने कहा, मैंने शोध एक गैर भागीदारी प्रेक्षक के रूप में शुरू किया, जब मुझे समुदाय में स्वीकार कर लिया गया तो मैं लगभग एक गैर प्रेक्षक भागीदार बन गया। मेलिनोस्की, दुर्खाइम, विलियम फूट वाइट एंड एंडरसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम फूट वाइट। ये कोटेशन कब दिया उन्होंने, जब वो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी बुक दिए थे, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पे जब उन्होंने रिसर्च किया तब वो बुक दिए थे, ठीक है। कहाँ की थी उन्होंने ये स्टडी, बॉस्टन। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसका काम है, विलियम फूट वाइट का। विलियम फूट वाइट की बुक का क्या नाम है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ये कोटेशन किसने दिया है, विलियम फूट वाइट में, जब वो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पे स्टडी कर रहे थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के हमें टाइप्स बताने हैं, सॉरी पॉवर्टी का हमें टाइप बताना है, रिफर्स टू अ लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेस नीडेड टू मेंटेन फिजिकल सर्वाइवल। हम फिजिकली सर्वाइव करने के लिए जो हमारा फिजिकल सर्वाइवल है, जो हमें बेसिक कम्युनिटीज चाहिए जैसे फूड, एजुकेशन, शेल्टर, सैनिटेशन, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, नहीं गेन कर पा रहे हैं। तो ये कौन से टाइप की पॉवर्टी होगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कल्चरल पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, इन्फोर्स्ड पॉवर्टी। तो राइट आंसर विल बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी नहीं होगी। रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है, हम किसी से रिलेट करके
अपनी पॉवर्टी को देखते हैं, हम कितने गरीब हैं किसी और के कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है कि हम जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिक कम्युनिटीज चाहिए रहते हैं, जैसे फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, शेल्टर, ये भी हम नहीं गेन कर पाते, नहीं एक्सेस कर पाते, इन सब से हमारा एक्सेस डिनाइल रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी टाइप की पॉवर्टी आ जाएगी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पूर्ण गरीबी हिंदी में पढ़ देती हूँ, वह कौन सी गरीबी है जो शारीरिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी को दर्शाती है? पूर्ण गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है। कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, उसको हमें ऑथर से मैच करना है। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑकबर्न ने। कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट से हम किसको एसोसिएट करते हैं? ऑकबर्न को। फॉल्स कॉन्शियसनेस किसका है? कार्ल मार्क्स का। फॉल्स कॉन्शियसनेस किसका है? कार्ल मार्क्स का। लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड कॉन्टेक्ट किसका है? जेम्स फ्रेजर का। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट किसका है? राल्फ डेहेनरॉफ का। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट किस ऑप्शन पे है? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। राइट आंसर विल बी ए। ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। जिनको इंग्लिश में डाउट है वो हिंदी वर्जन देख लीजिए। सांस्कृतिक अंतराल ऑकबर्न ने दिया है। मिथ्या चेतना मार्क्स वो दिए हैं। समानता और संपर्क का नियम किसने दिया है? जेम्स फ्रेजर। वर्ग संघर्ष का संस्थानीकरण किसने दिया है? डेहेनरॉफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An institution is composed of, institution किससे मिलके बना है? Actors and groups, rules and procedures, values and norms, all। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। एक संस्था डैश से मिलकर बनी होती है। कर्ता और समूह, नियम और प्रक्रियाएं, मूल्य और मानदंड। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सभी। अगर एक इंस्टीट्यूशन किससे मिलके बना होता है? सबसे। एक्टर एंड ग्रुप्स, वैल्यूज एंड प्रोसीजर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज एटसेट्रा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? An area of social living marked by some degree of social coherence। एक एरिया social living marked by some degree of social coherence and similarity is called। एक सेकेंड, सॉरी। An area of social living marked by some degree of social coherence and similarities। सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र जो कुछ सामाजिक सामंजस्य और समानता से चिन्हित होता है, क्या कहलाता है? सोशल ग्रुप, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन। सामाजिक समूह, समाज, समुदाय, संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कम्युनिटी। सो shall we move towards the next question? चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन किससे है? सी राइट मिल्स से। सी राइट मिल्स पर्सपेक्टिव टेक्स इनटू अकाउंट। सी राइट मिल्स के पर्सपेक्टिव को हमें बताना है कि वो किसको अकाउंट करते हैं। ठीक है, बायोग्राफी, सोशियोग्राफी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एथनोग्राफी। ठीक है, जीवन चरित्र, समाज चित्रण, इतिहास, भूगोल, जाति अध्ययन। तो सी डब्ल्यू मिल्स का क्या है? स्टडी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसपे उन्होंने क्या बात की है? पर्सनल ट्रबल्स, पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इशूज। पर्सनल ट्रबल्स एंड
पब्लिक इश्यूज। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बुक जो है तो उनमें उन्होंने क्या काउंट किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी एंड हिस्ट्री, फर्स्ट एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बायोग्राफी और हिस्ट्री को अकाउंट करते हैं जब वो अपने वर्क क्या उनका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जिसपे उन्होंने किस पे काम किया था पर्सनल ट्रेवल एंड पब्लिक इश्यूज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। हमें बताना है इनमें से इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या है। तो आप जान रहे हैं सबसे ज्यादा इनफॉर्मल क्या होता है? नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स, पंचायत, जिसमें हम फ्रीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं हमारे। हम कभी भी फॉर्मल होने का ट्राई नहीं करते कि हमें अच्छे से बिहेव करना, हम क्लोज रिलेशन, इमोशनल होते हैं ऐसे ग्रुप्स की तरफ से, जिनको इनफॉर्मल ग्रुप्स में कंसीडर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेबरहुड, पीयर ग्रुप, पंचायत। ये ऐसे ग्रुप हैं जिनमें हम फ्रीली इंटरेक्ट करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, हम इनसे इमोशनली टाइड होते हैं। ठीक है, तो बाकी सब क्या आ जाएंगे? फॉर्मल ग्रुप। तो राइट आंसर क्या होगा? पंचायत, फैमिली, पीयर ग्रुप एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट the school prepares children to move toward the universalistic standard and achieved status of adult society। ऑप्शन क्या है? इमाइल दुर्खिम, टलकट पार्सन, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। किसने तर्क दिया है कि विद्यालय बच्चों का सार्वभौमिक मानकों और वयस्क समाज की अर्जित स्थिति की ओर ले जाने के लिए तैयार करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टलकट पार्सन। आंसर क्या होगा? टलकट पार्सन। ठीक है, क्या होगा आंसर? टलकट पार्सन। वो पर्टिकुलर किस कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करते हैं? पर्टिकुलरिस्टिक इंडिविजुअल को कैसे यूनिवर्सलिस्टिक सोसाइटी में अडॉप्ट करना है, कैसे पर्टिकुलरिस्टिक इंडिविजुअल को यूनिवर्सलिस्टिक सोसाइटी पे कैसे लिंक करना है, कैसे ले जाना है, इसकी बात पे ये आर्ग्यू करते हैं। कौन? टलकट पार्सन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिलीजन को किसने डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेक्रेड एंड प्रोफेन ऐसा बताया है? रिलीजन को किसने एक्सप्लेन किया है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन होता है? हिंदी में पढ़ रही हूं। किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया? मेलिनोस्की, लेवी-स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खिम। रिलीजन को सेक्रेड और प्रोफेन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, now the next question is the capacity of any person, group or institution to issue commands is called, बताइए। पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, राइट। पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथॉरिटी। राइट आंसर अथॉरिटी हो जाएगा। पावर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अथॉरिटी ज्यादा लेजिटिमाइज होता है एज कंपेयर टू पावर। पावर कम लेजिटिमाइज होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश देने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, अधिकार, प्रभाव, अधिकारिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार। शक्ति क्यों नहीं होगा? पावर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर है। तो ज्यादा लेजिटिमाइज वाले को लोग ज्यादा कंप्लाई करेंगे, ज्यादा ओबे करेंगे। ठीक है, लीगलाइज कर देगा वो सोसाइटी पे। नाउ फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? सी राइट मिल्स के बारे में। क्या बोल रहे हैं कि जो पावर इलीट है अमेरिकन कंप्राइजेस, जो पावर इलीट की वो बात करते हैं अमेरिका में, वो इनमें से कौन कौन से हैं? पावर इलीट 3 लोग होते हैं, 3 लोगों को मिला के पावर इलीट बनता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बताना है कि वो 3 कौन से हैं जिसको मिला के अमेरिका में
टॉपर एलिट बनता है। दोज हु होल्ड कमांड पोस्ट, क्या होल्ड करते हैं? कमांड पोस्ट। हिंदी में पढ़ देती हूँ। CW मिल्स के अनुसार अमेरिका में सत्ता अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल हैं जो निम्नलिखित में आदेश देने के पद पर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? द मेजर बिजनेस कॉर्पोरेशन, प्रमुख व्यापारिक निगम, द मिलिट्री, द फेडरल गवर्नमेंट, द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, सेना, संघीय सरकार, राज्य की नौकरशाही। तो ब्यूरोक्रेसी वाला नहीं आ जाएगा क्योंकि एक लार्ज फेडरल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के डोमेन में ब्यूरोक्रेसी कवर हो जाता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेशन, बिजनेस कॉर्पोरेट्स आते हैं, मिलिट्री आती है, फेडरल गवर्नमेंट आते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who argues? कौन आर्ग्यू करता है? क्लासेस शुड बी डिफाइंड एज इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस। क्लासेस को कौन डिफाइन करता है? एज इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस। किसने ये तर्क दिया है कि वर्गों को अनिवार्य रूप से समन्वित संघों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, राल्फ डैनियल्स, कॉलिंस। ट्राई करिए सॉल्व करने का ये क्वेश्चन, बताइए। द राइट आंसर विल बी डेहरेनड्रॉफ। डेहरेनड्रॉफ की बुक क्या है? अगर याद आ रही हो तो कमेंट करके बताइए। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिर से डेहरेनड्रॉफ से क्वेश्चन आ गया। अ पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय decomposition of capital, differentiation of labor, diamond like class structure, regulation and institutionalization of conflict। तो इनमें से अगर हम इलिमिनेट करेंगे थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, डायमंड लाइक क्लास स्ट्रक्चर। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर, रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड वाले को हम इलिमिनेट कर देंगे तो सी वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह जर्सन रीजनिंग को बेस्ड क्वेश्चन है। पर्सनालिटी सिस्टम गेट इंटीग्रेटेड इनटू द सोशल सिस्टम थ्रू सोशलाइजेशन। पर्सनालिटी सिस्टम जो हमारा पर्सनालिटी है वो इंटीग्रेटेड होता है सोशल सिस्टम में। कैसे इंटीग्रेट होता है? सोशलाइजेशन से। तो ये सही है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया है जर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें तो जर्सन के बाद रीजन को जब पढ़ते हैं तो बीच में बिकॉज लगा लेते हैं। बिकॉज सोशलाइजेशन हेल्प एक्टर टू डेवलप स्किल्स टू प्ले रोल्स इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन के थ्रू ही हमें बताया जाता है ना कि मेल को कैसे रोल परफॉर्म करना है, फीमेल्स को कैसे रोल परफॉर्म करना है, किसके क्या ऑब्लिगेशन है, किसके क्या राइट्स है, किसको कैसे रूल्स फॉलो करना है, किसको कैसे बिहेव करना है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही। फर्स्ट ऑप्शन सही था तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन लोगों को इंग्लिश में डाउट है मैं एक बार हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणाली में एकीकृत हो जाती है। सामाजिक करण से व्यक्ति को समाज में भूमिका निभाने का कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए इज करेक्ट एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ स्टेटस ग्रुप अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कोई स्टेटस ग्रुप है वो कैसे कैरेक्टराइज करते हैं मैक्स वेबर? ऑक्यूपेशनल, किसके थ्रू? ऑक्यूपेशन के थ्रू, एजुकेशनल बैकग्राउंड के थ्रू, लाइफ स्टाइल के थ्रू, फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू। बताइए। हिंदी में पढ़ देती हूँ। मैक्स वेबर के अनुसार एक स्थिति समूह की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? व्यवसाय, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जीवन शैली, पारिवारिक पृष्ठभूमि। बताइए।
सो द राइट आंसर विल बी लाइफ स्टाइल। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। तो हम कीवर्ड के साथ भी जा सकते थे अगर हमें राइट आंसर नहीं पता होता तो। अब क्या बोल रहा है, इनमें से कौन टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट ऑफ सोशल चेंज की बात करते हैं? किनको? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट ऑफ सोशल चेंज? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट की जब बात आती है तो हम किसका नाम लेते हैं? थॉर्स्टेन वेबलिन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्स्टेन वेबलिन। थॉर्स्टेन वेबलिन क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी निर्धारक माना जाता है? तो राइट आंसर विल बी थॉर्स्टेन वेबलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव विच asserts that there are discernible stages through which society passes repeatedly is called बताइए। एक वह सिद्धांतिक दृष्टिकोण जो यह मानता है कि समाज कुछ स्पष्ट चरणों से बार बार गुजरता है, ये क्या कहलाता है? ट्राई करिए आंसर देने का, इजी क्वेश्चन है। एक पर्सपेक्टिव है, क्या मानता है कि देयर आर डिस्क्रिमिनेबल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस है जिससे सोसाइटी पास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। राइट आंसर क्या होगा? साइक्लिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। साइक्लिकल इवोल्यूशन में ही सोसाइटी एक स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस ऐसे पास होते रहता है, मूव ऑन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following describes society as sui generis? कौन बोलता है कि सोसाइटी सुई जनरिस है, मतलब खुद से इसका जन्म हुआ है? हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाज को स्वतंत्र सत्ता, खुद से जन्म हुआ है सोसाइटी का, के रूप में वर्णित करता है? रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोस्की, माइलदुर्खिम, रॉबर्ट बेनेडिक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे क्लासिकल थिंकर से ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइलदुर्खिम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following pairs are not included in Pearsonian pattern variables? Pearsonian का जो पैटर्न वेरिएबल्स है उनमें बताना हमें कि कौन सा पेयर इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा पेयर इंक्लूडेड नहीं है। अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, ये तो था। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन, ये भी था। पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, ये अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है, ये भी था। लोकलिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म, क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस, डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, इवोल्यूशन वर्सेस रिवॉल्यूशन, ये भी था। अब तीनों में देखिए, गैस करिए कि कौन नहीं था। क्वालिटी वर्सेस परफॉर्मेंस नहीं था, लोकलिज्म वर्सेस ग्लोबलिज्म भी नहीं था, इवोल्यूशन वर्सेस रिवॉल्यूशन भी नहीं था। तो क्या बच गए? फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ। आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, मे बी ऑप्शन गलत है थोड़ा, ऑप्शन में डाउट लग रहा है। फर्स्ट तो था, सेकंड भी था, थर्ड भी है, सिक्स्थ भी है, क्या नहीं है? फोर्थ, सेवंथ। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इसमें फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ हो? नहीं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ। ऑप्शन क्या है? गलत है। मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है। ये दोनों तो है, बाकी सारे ऑप्शन में देखिए फर्स्ट सेकंड सब में दिए हैं, तो ऑप्शन तो है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। Who among the following does not adopt the functional approach to understanding social phenomena? इनमें से ऐसे कौन से थिंकर नहीं है जो फंक्शनल अप्रोच फॉलो करें बाय अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाता है? जेफ्री अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, आर.के. मर्टन, जुगर हेबरमास। सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? तो देखिए बाकी जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म
एंड नियो फंक्शनलिज्म में आते हैं। बाकी जो थिंकर्स हैं वो कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म और नियो फंक्शनलिज्म में आते हैं, लेकिन जो हमारे जुगन हेबरमास है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, तो उनका फंक्शनलिज्म और नॉन फंक्शनलिज्म से रिलेशन ही नहीं है, तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच वो नहीं फॉलो करते। जेफरी अलेक्जेंडर क्या है, नियो फंक्शनलिस्ट है, ये दोनों क्या है, फंक्शनलिस्ट है, और ये जुगन हेबरमास क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है। पोस्ट मॉडर्निस्ट किससे बिलोंग करते हैं, क्रिटिकल स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुगन हेबरमास। हेबरमास किसकी बात करते हैं, पब्लिक स्फेयर की, कोलोनाइजेशन ऑफ लाइव वर्ल्ड की, मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट किसने बुलाया है, जुगन हेबरमास। डोंट कंफ्यूज विथ एंथोनी गिडेंस, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Who held the view that authority relations are the main cause of social conflict? सोशल कॉन्फ्लिक्ट को अथॉरिटी के साथ कौन लिंक करते हैं, डहन एंड ड्रॉ। ये मार्क्सिस्ट आइडिया को आगे बढ़ाते हैं और साथ में अथॉरिटी को किससे लिंक करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से। सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये क्या यूज करते हैं, अथॉरिटी। इवन इनकी स्टडी मिडिल क्लास पे भी है, मिडिल क्लास और कॉन्फ्लिक्ट का भी रिलेट करके बताते हैं। Now the next question is, who among the following has classified status into salient status, dominant status and controlling status? निम्नलिखित में से किसने स्थिति को प्रमुख स्थिति, प्रभुत्वशाली स्थिति और नियंत्रक स्थिति में वर्गीकृत किया है? टलकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन, डब्ल्यू ए मूरे, एच एम जॉनसन। बताइए किन्होंने स्टेटस को सैलिएंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस और कंट्रोलिंग स्टेटस बताया है? सॉल्व करने का ट्राई करिए। याद आ रहा है कौन बात करता है, एच एम जॉनसन। कौन बात करते हैं इस पे, एच एम जॉनसन। स्टेटस को 3 टाइप्स में डिवाइड कौन किया है, सैलिएंट स्टेटस, डोमिनेंट स्टेटस, कंट्रोलिंग स्टेटस। सबकी बात कौन करते हैं, हमारे जॉनसन, एच एम जॉनसन, ठीक है। इनमें कोई डाउट नहीं। और अभी तक मैंने जितने भी पीवाईक्यूज के सेशन कराए हैं, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। द लास्ट थैंक यू। हमारी पीवाईक्यू का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। आगे आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट पे आप टेस्ट कर दीजिए मुझे। और इन पीवाईक्यूज में अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई आंसर सही नहीं है या फिर कुछ पॉइंट्स मैंने गलत बताए हैं या फिर आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करिए, हाइड्रेट रहिए, ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।